गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म के थर्ड कंपोनेंट ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। 1991 में जो इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे देश में लिया गया था इकोनॉमिक क्राइसिस को सुधारने के लिए, उसमें लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जैसे दो मेन कंपोनेंट को हम लोग पढ़ चुके हैं। और तीसरा जो कंपोनेंट है ग्लोबलाइजेशन, जो उसी लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का ही आउटकम माना जाता है, इसको आज हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का जो मीनिंग लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि इट मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज। इंटीग्रेट मतलब होता है मिलाना। तो एक देश की इकोनॉमी को यानी किसी एक इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिला देना, यानी एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से, एक इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी से जोड़ना अंडर कंडीशंस ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड। किस शर्त पे? कि जो दोनों देशों के बीच व्यापार है उसमें किसी तरह के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। दोनों देशों के बीच जो कैपिटल या टेक्नोलॉजी का जो मूवमेंट होगा उसमें कोई परेशानियां नहीं होंगी। तो इस तरह से दो देशों की इकोनॉमी को जोड़ लेना ही क्या हो गया? ग्लोबलाइजेशन हो गया। तो दो देशों की इकोनॉमी को जोड़ने का मतलब दो देशों के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जोड़ देना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज। और इसीलिए हम लोग FDI जो सुनते हैं, दूसरे देशों की कंपनियों को अपने यहाँ बुलाने के लिए, या फिर हमारे देश की कंपनियां दूसरे देश में जाकर के इन्वेस्टमेंट करेंगी। इसके साथ साथ हमारे यहाँ के बनाए हुए सामान दूसरे देशों में बेचे जाएंगे, दूसरे देशों में बने हुए सामान हमारे देश में बेचे जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था, और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ का जो टोटल इम्पोर्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सा होता है वो चाइना का होता है। चाइना से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट किया जाता है। और इसी गुड्स के फ्री फ्लो पे जो सरकार जो चाइना के कुछ एप्लीकेशंस पे जो बैन लगाए गए, तो आपने सुना होगा कि टिकटॉक ने कहा कि हम WTO में जाएंगे, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये कंप्लेन जाएगा कि भाई भारत जो है दो देश के सर्विसेज को जो है फ्री फ्लो होने नहीं दे रहा है। यानी ये ग्लोबलाइजेशन जो है यहाँ पे पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा है भारत, तो इसका कंप्लेन करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, किस टर्म्स एंड कंडीशन में क्या किए जा रहे हैं। और इसी ग्लोबलाइजेशन के शर्तों को मानते हुए आप देखिएगा कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज को बैन एक ही बार में नहीं किया जा रहा है ना। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिंपल शब्दों में हम यही समझेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू दो देशों की इकोनॉमी को मिला देना ही क्या है? ग्लोबलाइजेशन है। यानी भारत का सामान दूसरे देशों में बिके, दूसरे देशों का सामान भारत में बिके, भारत के लोग दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर सकें, दूसरे देशों के लोग भारत में आकर के इन्वेस्ट कर सकें। तो ग्लोबलाइजेशन जो होता है, यानी दो देशों की इकोनॉमी को जोड़ने के लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं वो मुख्य रूप से लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से ही रिलेटेड होते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन इज द आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ठीक, आगे लिखा गया है कि ग्लोबलाइजेशन इज प्रमोटेड बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड दैट कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी विल फ्लो फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड्स इंडिया। हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना इसलिए जरूरी था क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, भारत में जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी या कैपिटल की कमी थी। और इस तरह से दूसरे देशों से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने के लिए, दूसरे देशों से यहाँ पे कैपिटल आए, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ पे प्रोडक्शन हो, इसके लिए ग्लोबलाइजेशन जरूरी था। इसलिए भारत में ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया गया। आगे हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या क्या डिसीजन लिए गए मुख्य रूप से। तो सबसे पहला, रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स टू परमिट फ्री फ्लो ऑफ गुड्स अक्रॉस नेशनल फ्रंटियर्स। नेशनल फ्रंटियर्स यानी नेशनल बाउंड्रीज। कह रहा है कि व्यापार से रिलेटेड, दो देशों के व्यापार में जो भी बैरियर्स आते हैं उन बैरियर्स को कम करना, ताकि दो देशों के बीच में व्यापार जो है बढ़ सके। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इट इज फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस नेशन। यानी फॉरेन कंट्री अगर या फॉरेन कंपनियां हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो ना, वो आसानी से हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें। बहुत सारे सेक्टर में 100% तक परमिशन दे दिया गया था इन्वेस्टमेंट के लिए, कई जगह 50% दिए गए।
और इसी ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है जो आपने अभी हाल ही में सुना होगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 में, कि फॉरेन टॉप 50 फॉरेन यूनिवर्सिटी को भी इंडिया में जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए परमिशन दिया गया। तो इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी फॉरेन टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ सके, हमारे यहाँ के अच्छे टेक्नोलॉजी फॉरेन कंट्री में जा सके, और साथ ही जो ह्यूमन रिसोर्स हैं यानी लेबर हैं वो भी जो है फ्रीली मूव कर सकें। यानी भारत के लेबर जो हैं, जैसे कि अब जानते हैं कि अमेरिका में जाके काम करते हैं, अरब में जाके काम करते हैं, या कोई भी गल्फ कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ के लेबर्स जाके काम करते हैं। उसी तरह से दूसरे देश के लेबर्स जो है हमारे देशों में आ सकें, स्किल्ड लेबर हमारे देशों में आ सकें, इसके लिए ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया। आगे देखते हैं, पॉलिसीज इन्फ्लुएंसिंग द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इन इंडियन इकोनॉमी। यानी 91 में इंडियन इकोनॉमी में वो कौन कौन से मुख्य रूप से पॉलिसीज़ में बदलाव किए गए जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हमारे देश में बढ़ा। यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कैपिटल, फॉरेन टेक्नोलॉजी और फॉरेन करेंसी का फ्लो हमारे देश में बढ़ गया। हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ा, सर्विस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें पॉलिसी अपनाया गया उसमें लिखा गया इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट, यानी इक्विटी शेयर्स के लिमिट को बढ़ा दिया गया। यानी इंडिया में बहुत सारी फॉरेन कंपनियां अगर इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उस इन्वेस्टमेंट में जो मैक्सिमम था पहले 40% तक था, उस परमिशन को बढ़ा करके 51% टू 100% दे दिया गया। यानी कई सारे सेक्टर्स में 100% तक के इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया कि 100% इन्वेस्टमेंट जो है उसी फॉरेन कंपनी का ही होगा ना। ये लिमिट जो पहले 40% था, बहुत सारी कंपनियों में 75% किया गया, किसी में 51% किया गया। यानी यहाँ की कंपनियों में 51 टू 100% तक शेयर होल्डर्स के रूप में फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट कर सकती थी। सेकंड जो है उसमें लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, यानी जो भी ये पॉलिसी अपनाया गया ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, इस पॉलिसी का उद्देश्य था कि ये बेनिफिट शॉर्ट टर्म में ना मिले, ये हमारे देश को लॉन्ग पीरियड तक, एक लंबे समय तक ये बेनिफिट मिलते रहे। और इसके लिए जो भी रेस्ट्रिक्शन या कंट्रोल थे फॉरेन ट्रेड पर सरकार की तरफ से, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो या फिर लाइसेंस से रिलेटेड हो, इन सब को हटाया गया ताकि कंपटीशन जो है वो बढ़ सके, फॉरेन कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में आ सकें, यहाँ कंपटीशन बढ़ सके। थर्ड, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। देखिए, कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करना, और पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब हो गया कि कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज के लिए ही आप करेंसी, एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो जो 91 का टाइम था उस समय बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे यहाँ जो फॉरेन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड होता है जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, तो इसमें दो अकाउंट खोले जाते हैं, करंट अकाउंट एंड द अनदर इज कैपिटल अकाउंट। तो जो कन्वर्टिबिलिटी अलाउ किया गया डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में, यानी ये कन्वर्ट करने का जो परमिशन दिया गया वो सिर्फ करंट अकाउंट से रिलेटेड ही दिया गया, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड परमिशन नहीं दिया गया। इसलिए लिखा गया है कि पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, यानी पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट इज फॉरेन करेंसी एट मार्केट प्राइस। जो भी एक देश की करेंसी का वैल्यू दूसरे देश की करेंसी की तुलना में चल रहा होगा, यानी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा, मार्केट रेट होगा, उस मार्केट रेट पर जो है एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में एक्सचेंज किया जा सकता था बिना गवर्नमेंट परमिशन के, है ना। और इसमें मुख्य रूप से शामिल थे वो एक्टिविटीज जिनमें ये परमिशन दिया गया, जैसे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दो देशों के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए अगर आप करते हैं तो बिना गवर्नमेंट परमिशन के आप करेंसी को एक्सचेंज कर सकते थे। अगर इन्वेस्टमेंट आप दूसरे देश की कंपनियां हमारे देश में इन्वेस्टमेंट की हैं तो वो कंपनियां आप वहाँ दूसरे देश में इंटरेस्ट या डिविडेंड का पेमेंट जो है बिना गवर्नमेंट परमिशन के करेंसी को एक्सचेंज करके कर सकती थी। या जो हमारे देश के लोग दूसरे देश में रहते हैं, हमारे देश की कंपनियां दूसरे देश में इन्वेस्ट की थी, वहाँ से इंटरेस्ट या डिविडेंड जो है यहाँ पे बिना किसी परमिशन के आ सकता था। साथ ही जो लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं वो अपने फैमिली एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए विदाउट गवर्नमेंट परमिशन करेंसी को एक्सचेंज कर सकते थे। तो इस तरह से जो है ये तीन मेन एक्टिविटीज थे जिसके लिए जो है करेंसी के कन्वर्टिबिलिटी को अलाउ किया गया, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट,
एंड रेमिटेंसेस टू मेट फैमिली एक्सपेंसेस। इसके साथ साथ टैरिफ्स यानी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड टैक्सेस थे उन टैक्सेस में काफ़ी कमी की गई है ना, ताकि गुड्स का फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और साथ ही जो नॉन टैरिफ यानी टैक्स के अलावा जो बैरियर्स थे, मुख्य रूप से कोटा बैरियर्स, इसको भी कम किया गया कुछ गुड्स के केस में छोड़ करके। लेकिन 2001 में जो है सारे गुड्स पर से कोटा बैरियर्स को समाप्त कर दिया गया है। यानी अब दूसरे देशों से हमारे देश में जो सामान लाए जाते हैं, जो इंपोर्ट किए जाते हैं, उस इंपोर्ट पे जो है अब क्वांटिटी से रिलेटेड कोई बैरियर नहीं है। पहले एक लिमिट था कि आप मैक्सिमम इतना ही क्वांटिटी मंगा सकते हैं, लेकिन अब ये लिमिट जो है वो खत्म कर दिया गया है। आप जितना यहाँ पे ज़रूरत होगा उस हिसाब से आप मंगा सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग ये देखें कि 5 मेन जो है पॉलिसी अपनाए गए। इक्विटी शेयर में लिमिट को बढ़ा करके, करेंसी के पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी को लागू करके, टैरिफ्स और नॉन टैरिफ्स रिलेटेड बैरियर को खत्म करके, ताकि दो देशों के बीच में व्यापार बढ़ सके और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा सके।